अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स विद के। आसिम जब दफ्तर से वापस लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। नफीसा उसे देखते ही परेशान हो गई। इतना उदास चेहरा लिए वो कभी भी घर वापस नहीं लौटा था। अरे क्या बात है आसिम, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बस यार, बात ही परेशानी की है। मेरा ट्रांसफर हो गया है, आसिम ने अपना कोट साइड चेयर पर रखते हुए कहा। मगर कहाँ? नफीसा ने फिर से अपना सवाल दोहराया। अरे यार सखर, इतना कहकर आसिम ने अपनी जेब से उसका ट्रांसफर लेटर निकाला, जबकि ट्रांसफर लेटर देखकर नफीसा के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। अरे तो तुम इस बात पर परेशान हो? ये तो खुशी की बात है, हम वापस अपने शहर चले जाएंगे। मगर ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नफीसा ने सवालिया नजरों से आसिम की जानिब देखते हुए कहा। मैं जानता हूँ नफीसा, वो हमारा आबाई शहर है, मगर ना जाने अब क्या हो गया है कि मुझे अपने आबाई शहर में रहने के लिए जरा भी मन नहीं करता। न जाने क्यों मुझे उस शहर से नफरत होने लगी है। आसिम, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अपने वालिदैन की जुदाई का बहुत गम है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब एक मार्ट में हमारी मुलाकात हुई थी, और ये शायद तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि मेरे साथ भी सेम हुआ था। पहली ही नजर में हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। तुम्हें याद है आसिम कि मेरा कजन मुजफ्फर भी मुझसे शादी करना चाहता था। वो इतना जज्बाती था कि जब भी हमारे घर आता तो मुझसे बस यही कहता था, देखो नफीसा, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं कभी तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। लेकिन फिर पता नहीं कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया। खैर, जो भी होता है भले के लिए ही होता है। मेरी और तुम्हारी शादी होने के बाद मुजफ्फर का तो जैसे कहीं नामो निशान ही बाकी ना रहा। खैर, कभी कभार मैं सोचती हूँ कि वो अचानक से कहाँ गायब हो गया है। नफीसा, मैंने तुम्हें कितनी बार रोका है कि उस मनहूस का नाम मेरे सामने मत लिया करो। उसे जैसे ही पता चला था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो वो कमबख्त बीच में कूद पड़ा। ये तो अच्छा हुआ कि कहीं गायब हो गया, वरना तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी शादी मुझसे भला कहाँ करने वाले थे। तुम्हारे कजन का जाती कारोबार था और जबकि मैं एक सरकारी नौकरी किया करता था। अगर अचानक से मुजफ्फर कहीं गायब ना हो जाता तो मेरे वालिदैन जरूर मेरी शादी उससे कर देते, क्योंकि उसका अपना जाती कारोबार होने की वजह से वो महीने के लाखों रुपए कमाता था। मगर समझ नहीं आता कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया है। उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। अच्छा खैर, इन बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हमें सखर कब जाना है, लिहाजा मैं उस हिसाब से पैकिंग शुरू कर दूं। नफीसा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ, कल शाम तक निकल जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें 1-2 घंटे पहले ही बता दूंगा। लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता दूं, हम अब उस बोसीदा मकान में नहीं रहेंगे। हो सकता है कि इस बार मैं कोई किराए का अच्छा सा मकान ले लूं। चले ठीक है, आप कुछ देर आराम कर लें। इतना कहकर नफीसा मुस्कुराते हुए किचन की जानिब चली गई। इत्तेफाक से आसिम का तबादला वही हुआ था जहां से उसे पहले ही चिढ़ थी। ये एक सरकारी क्वार्टर था जो गवर्नमेंट ने उसे अलाट किया हुआ था, मगर वो इस खंडर में रहने की बजाय किसी अच्छे से मकान में रहना चाहता था। मगर उसकी कलील आमदनी होने की वजह से अब तक उसका ये ख्वाब पूरा ना हो पाया था। खैर, ट्रांसफर होने के बाद आसिम को मजबूरन इसी घर में रहना पड़ा, जबकि वो साथ के साथ कोई अच्छा किराए वाला मकान भी ढूंढता रहा। मगर इस तलाश में उसे बहुत दिन गुजर गए। वो कोई भी अच्छा मकान किराए पर हासिल ना कर सका। शायद यही वजह थी कि वो कुछ चिड़चिड़ा सा नजर आने लगा था। उसकी बीवी नफीसा भी हैरान थी कि आखिर उसके शौहर को क्या हो गया है। ये वही मकान था जहां पर इन्होंने बरसों गुजारे थे। जैसे जैसे उसकी और आसिम की शादी को वक्त गुजरता जा रहा था, आसिम चिड़चिड़ा होता जा रहा था। न जाने क्यों वो जल्द से जल्द अपनी इस क्वार्टर से जान छुड़ाना चाहता था। वो अक्सर बैठे बैठे खुद से बातें करने लगता और कभी सोते सोते एकदम से बेदार होकर बैठ जाता। उसकी जब भी आंख खुलती तो वो हमेशा घबराया होता और अक्सर औकात तो उसके जिस्म से पसीने फूट रहे होते थे। नफीसा की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आसिम को ये अचानक क्या हो गया है।
जो शख्स हरदम खुश रहने वाला हो और दूसरों को अपनी बातों से हंसा दे, उसकी ऐसी कैफियत नफीसा का हैरान होना एक फितरी बात थी, मगर वो असली मामले की नौयत को न जानती थी। एक रात नफीसा की आंख खुलने पर उसने अपने बेड पर आसिम को गायब पाया। वो घबरा कर उठ बैठी और आसिम को ढूंढते हुए कमरे से बाहर आ गई। उसे अपने घर के लान में कोई दूर से बैठा हुआ ही दिखाई दे गया। नफीसा ने फौरन ही सहन की रोशनी ऑन की और आसिम की जानिब देखने लगी, जबकि आसिम लान में बैठा हुआ पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद से ही बातें कर रहा हो। कभी उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता तो कभी वो कहके लगा लगा कर हंसने लगता। नफीसा उसे देखकर उसकी जानिब लपकी। अरे क्या बात है आसिम, तुम यहाँ इस वक्त? उसने फौरन ही आसिम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मगर शायद आसिम को इसकी उम्मीद नहीं थी। नफीसा का हाथ कंधे पर पड़ते ही वो एकदम से घबरा गया। कौन कौन? अरे यार आसिम, मैं हूँ नफीसा, तुम्हारी बीवी। तुम रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हो? हालांकि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए पूरा घर छान मारा है। वो मैं बेड पर नहीं था क्या? आसिम ने उल्टा ही नफीसा से सवाल कर डाला। जी हाँ, यही बात तो मैं तुमसे पूछने आई थी। चलो उठो, यहाँ से अंदर चले, नफीसा ने आसिम का हाथ थामते हुए कहा। कमरे में पहुंचते ही आसिम अपने बेड पर लेट गया। नफीसा उससे बात तो करना चाहती थी, लेकिन आसिम ने जैसे अपनी आंखें बंद कर ली थी। नफीसा अपने दिल ही दिल में आसिम के इस बर्ताव पर गौर कर रही थी कि आखिर क्या वजह हो सकती है, मगर काफी देर गौर खौज करने के बाद वो अब तक किसी नतीजे पर न पहुंच पाई थी। खैर, सुबह नाश्ते की टेबल पर नफीसा ने जब आसिम से रात वाले वाकये पर बहस की तो आसिम को जैसे कुछ भी याद ना था। अरे भाई नफीसा, ये तुम कैसी बातें कह रही हो? मैं और लान में बैठा था, क्या मैं कोई पागल हूँ या फिर तुमने कोई ख्वाब देखा है? आसिम ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। आसिम साहब, क्या आपको अब भी कुछ याद नहीं कि रात आप कहाँ थे? हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं तुम्हें लान से वापस कमरे में लाई थी और तुम अपने बेड पर लेटते ही बहाना बनाकर सो गए थे। नफीसा ने गुस्से से आसिम की जानिब देखते हुए कहा, यार कमाल करती हो तुम, भला मैं क्यों लान में जाकर बैठूंगा? खैर नफीसा, मुझे तुम्हारे साथ एक बात करनी थी। मैंने किराए के मकान तो बहुत से देख लिए हैं, मगर उनका किराया हमारी पहुंच से दूर है। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, बहुत जल्द ही तुम्हारे लिए एक नया घर ढूंढ लूंगा। आसिम नफीसा को देखते ही मुस्कुराया। उसने बात के मौजू को यकसर ही तब्दील करके रख दिया था। अरे नफीसा, लेकिन अब जो मैं कहने वाला हूँ उसे सुनकर तुम खुश हो जाओगी। मेरी मेहनत रंग ले आई है और मैंने एक शानदार बंगला नुमा मकान तुम्हारे लिए इंतहाई कम किराए पर ढूंढ लिया है। बस अब हम लोग बहुत जल्द उस मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। इतना कहकर आसिम मुस्कुराते हुए नफीसा की जानिब देखने लगा। ओ अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे भी यहाँ आकर तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं रहती, नफीसा ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे हाँ बेगम, अब यह सारे कदीमा वाला क्वार्टर मुझे खाने को दौड़ता है। ये मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। आसिम ने नागवारी से इस क्वार्टर के दरो दीवार को देखते हुए कहा। मेरा दिल तो चाह रहा है कि अभी और इस वक्त उस मकान में शिफ्ट हो जाऊं, लेकिन मजबूरी है। जो फैमिली पहले से उस मकान में रह रही है वो अभी एक हफ्ता और रहेगी। चलो, रात काफी हो चुकी है, अब सो जाते हैं। सुबह उठकर मैंने ऑफिस भी जाना है, आसिम ने नफीसा की जानिब देखते हुए कहा। और वो दोनों ही उठकर अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। रात को जब नफीसा सो गई तो आसिम बेड से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। उसका रुख स्टोर रूम की तरफ था। दरअसल इन सरकारी क्वार्टर्स में फालतू सामान रखने के लिए अक्सर औकात जेरे जमीन तय खाने बनाए जाते थे जो स्टोर रूम का काम दिया करते थे। इस सरकारी क्वार्टर का स्टोर रूम भी कुछ इस तरह से बनाया गया था कि आम आदमी को इसका पता ही नहीं चल सकता था कि इन क्वार्टर्स में कहीं तय खाने की तर्ज पर कोई स्टोर रूम भी मौजूद है। स्टोर का दरवाजा खोलकर आसिम सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे तय खाने तक पहुंच गया था।
बल्ब ऑन करने पर कमरा रोशनी से मुनव्वर हो गया। मिट्टी की एक तह ने वहां पड़ी हुई हर चीज को अपनी लपेट में ले रखा था। दीवारों में जा बजा सुराख हो रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि इस पुराने खंडर में चूहों की आमदो रफ्त का कोई सिलसिला मौजूद है। जगह जगह पड़ी हुई चूहों की मेंगनियां नजर आ रही थी और पूरे स्टोर रूम में एक अजीब सा ताफुन फैला हुआ था, जबकि बाएं कोने में एक इंसानी ढांचा कुर्सी पर पड़ा हुआ था। ये ढांचा देखने में बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे इसकी एक एक हड्डी से गोश्त भंबोड़ भंबोड़ कर नोचा गया हो। उस पर नजर पड़ते ही आसिम जोर से चीखा, अरे कमबख्त, तू यहाँ कैसे पड़ा है? तुझे तो मैंने बहुत पहले ही दफन कर दिया था। याद है तुझे कि तुझे कफन भी नसीब ना हुआ। बड़ा गरूर था तुझे अपनी दौलत पर, लेकिन कहाँ गई वो दौलत जिसके जोर पर तू मुझसे मेरी मोहब्बत छीनना चाहता था? नफीसा सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी, ये तू कान खोल कर सुन ले। आसिम ने गुस्से से उस ढांचे की तरफ देखते हुए कहा, अरे हा, 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 तू तो हड्डियों का एक ढांचा है। मैं भी भला पागल हो गया हूं कि तुझ जैसे ढांचे से डरूंगा। आसिम अपने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा, क्या तुझे वो दिन भूल गया है कि मैंने किस कदर चालाकी से तुझे यहाँ बुलाया था? उसने फिर से उस ढांचे को गौर से देखते हुए कहा, मैं खुद भी हैरान हूं कि इतना अच्छा और मुनफरिद ख्याल मेरे जहन में कैसे आ गया था। उस रात मैं तुम्हारी वजह से गुस्से से अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। अचानक ही मुझे ख्याल आया कि क्यों ना तुझे अपने रास्ते से हटा दूं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना तू जिंदा रहेगा और ना ही कभी नफीसा के घर जा पाएगा। अबे तुझे क्या मालूम कि मैं कितने अरसे तक फोन पर नफीसा की आवाज निकालने की प्रैक्टिस किया करता रहा। उस रात पीसीओ पर पहुंचकर जब मैंने तुम्हें कॉल की तो तुम्हें मुझ पर जरा भी शक ना हुआ। मैंने हूबहू नफीसा की आवाज निकाली और आखिरकार कामयाब हो ही गया। मैंने धोखे से तुम्हें अपने घर बुलाया और उस सुनहरी मौके से भरपूर फायदा उठा लिया। तुम्हें मौत की घाट उतारने के बाद मैं तुम्हें घसीटता हुआ इस तहखाने में ले आया और सही मायनों में इस तहखाने का इस्तेमाल मैंने ही किया था। मेरा ख्याल था कि तुम्हें बाद में जमीन खोदकर दफन कर दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी लाश से खौफ आ रहा था। इसलिए फिर उस दिन के बाद मैं दोबारा इस कमरे में नहीं आया। मगर ये खौफ कम होने की बजाय रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। जबकि इधर देखो तो सही, तुम्हारी लाश सड़ सड़ कर हड्डियों का ढांचा बन चुकी है। तुम्हारे गायब हो जाने पर मेरी बीवी कुछ दिन तो परेशान रही थी, मगर आखिर शादी के बंधन में बंधने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो गई थी। उसके दिलो दिमाग से मैंने तेरा निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया था। लेकिन अब तू मेरे ख्यालों में आकर मुझे बार बार तंग कर रहा था। दिन ब दिन मेरे दिल पर तेरा खौफ हावी होता जा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि आज चलकर तुझे देख ही लूं। आसिम ने बड़े गुस्से से ढांचे की जानिब देखते हुए कहा, मैं 2-4 दिन में यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अपने शानदार घर में जाने से पहले मैं तेरे इस मनहूस ढांचे को इसी तहखाने की मिट्टी में खोद कर दफन कर दूंगा। अब मुझ में इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं इस तहखाने में आ जा सकता हूँ। खबीस इंसान, तूने मुझे बहुत जहनी अजियत दी है। अपनी दौलत की चमक दिखाकर तू मेरी नफीसा को मुझसे छीनना चाहता था, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। मेरे ख्वाब में आकर मुझे डराने से तुझे कोई भी फायदा होने वाला नहीं। तू जीते जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो मरकर क्या बिगाड़ेगा? जब मैं सिरे से ही इस क्वार्टर में नहीं रहूंगा तो फिर तू मुझे कैसे डराएगा? इतना कहकर आसिम ने गुस्से से उस ढांचे पर थूक दिया। नफरत है मुझे तुझसे, सख्त नफरत है। अगले ही लम्हे आसिम ने एक जोरदार लात उस ढांचे पर रसीद कर दी, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ढांचे के अंदर से ही बेशुमार काले काले जिसामत के छोटे छोटे चूहे नमूदार होने लगे। ये सब कुछ इतना तेजी से हुआ था कि आसिम को इसका अंदाजा भी ना हो पाया था। मगर जो कुछ भी हो रहा था तो वो ठीक आसिम की नजरों के बिल्कुल सामने हो रहा था।
आसिम उसे अपनी नजरों के सामने होता हुआ बिल्कुल साफ देख पा रहा था। इससे पहले कि वो संभल पाता, वो छोटे छोटे चूहे आसिम के कपड़ों में घुसने लगे, जबकि आसिम खौफ से थराते हुए अपने कपड़ों को झाड़ने लगा। एक दो चूहे तो उसकी कमीज से निकलकर जमीन पर आ गिरे। उन्हें दिखने से साफ नजर आ रहा था कि उनके छोटे छोटे पंजों पर आसिम का खून साफ लगा हुआ था। वो इन चूहों से खुद को बचाने के लिए उस तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा था। ये न जाने रात का कौन सा पहर था कि अचानक से नफीसा की आंख खुल गई। आसिम को अपने बेड पर मौजूद ना पाकर वो घबरा कर उठी और लान की तरफ निकल गई, लेकिन आसिम यहाँ लान में भी मौजूद ना था। क्वार्टर का मेन गेट भी अंदर से बंद था। वो पलटी और दूसरे कमरे में देखा, मगर यहाँ भी आसिम नहीं था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त आसिम कहाँ चला गया है। उसने घर की हर जगह देख ली थी, मगर वो कहीं होता तो उसे नजर आता। अभी वो वापस अपने कमरे की तरफ ही आ रही थी कि उसकी नजर तहखाने के दरवाजे पर जा पड़ी। तहखाने की लाइट अंदर से जल रही थी। नफीसा खामोशी से तहखाने की तरफ बढ़ी और सीढ़ियां उतरते हुए आखिरकार नीचे पहुंच गई। अंदर पहुंचकर जो मंजर उसने देखा, खौफ के मारे नफीसा की चीख निकल गई। एक इंसानी ढांचे के पास आसिम नीचे जमीन पर लेटा हुआ था, जबकि उसके जिस्म से कई मोटे मोटे चूहे चिपके हुए थे जो बार बार उसका गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। आसिम का चेहरा खौफ और दर्द की कैफियत से बुरी तरह से फक था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी खौफनाक चीज को देखकर घबरा गया हो। नफीसा को देखते ही वो तमाम चूहे घबराकर अपने अपने बिलों की जानिब दौड़े, लेकिन शायद उस वक्त तक आसिम की मौत हो चुकी थी। नफीसा ये सारा मंजर देखते हुए चीखती हुई तहखाने से बाहर निकली। उसका शौहर आसिम अब इस दुनिया में नहीं रहा था, लेकिन तहखाने में पड़ा हुआ ढांचा आखिर किसका हो सकता है? उसके जहन में बार बार यही सवाल आ रहा था, मगर वो किसी नतीजे पर न पहुंच पा रही थी। वो उसी वक्त अपने घर से बाहर निकली और सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंची। तकरीबन एक हफ्ते के बाद उसे ये मालूम हुआ कि उस तहखाने में पड़ा हुआ ढांचा उसके कजन मुजफ्फर का था, जिसे उसके शौहर आसिम ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। शायद पुलिस को वो तमाम सबूत मिल चुके थे जो आसिम ने उस रात कत्ल करते वक्त अपने पीछे छोड़े थे। नफीसा बड़ी बुरी तरह से रो रही थी। आज उसे पता चला कि आखिर मुजफ्फर एकदम से कहाँ गायब हो गया था, लेकिन एक बात तो तय थी कि मुजफ्फर ने आखिरकार अपनी मौत का बदला आसिम से ले ही लिया था। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।